Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित जो द टर्किश इन्वेजन से संबंधित चर्चा शुरू किए हैं अर्थात तुर्कों का भारत विजय या 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्कों के राज्य की स्थापना से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में महमूद गजनवी के आक्रमण के क्या कारण थे, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग महमूद के आक्रमण के समय भारत की स्थिति से संबंधित चर्चा करेंगे और आक्रमण के समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, या सामाजिक दृष्टि से क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति। फिर इसी तरह हम धार्मिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति थी, इस पर चर्चा कर सकते हैं। धार्मिक स्थिति, पुनः सैनिक स्थिति क्या थी, सैनिक स्थिति, और इस समय भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, इन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग राजनीतिक स्थिति से संबंधित चर्चा को करते हैं। सर्वप्रथम राजनीतिक स्थिति से संबंधित चर्चा को, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी। तो हम देखते हैं कि उस समय राजनीतिक दृष्टि से भारत विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था। उनमें से कुछ राज्य शक्तिशाली थे, लेकिन हम देखते हैं कि इन राज्यों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा उनकी दुर्बलता का मुख्य कारण था, क्योंकि विदेशी शत्रु का मुकाबला मिलकर न कर सके। मुल्तान और सिंध में 2 मुसलमान राज्य थे। ब्राह्मण हिंदुशाही राज्य चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। जयपाल उसका साहसी, बहादुर और दूरदर्शी शासक था। पड़ोस के गजनी राज्य को समाप्त करने के लिए उसने आक्रमणकारी नीति का पालन किया, यद्यपि वह उसमें सफल नहीं हुआ। महमूद के आक्रमणों का प्रथम और दृढ़तापूर्वक मुकाबला इसी राजवंश ने किया था। उस समय कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का राज था। उसकी मालिक जो रानी थी, वह रानी दिद्दा थी, और उसके हिंदुशाही राज्य से पारिवारिक संबंध भी थे। कन्नौज में प्रतिहार वंश का राज्य था। वत्सराज और नागभट्ट के समय में यह राज्य पर्याप्त शक्तिशाली रहा था, परंतु दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों तथा उत्तर के पड़ोसी राज्यों से उसका निरंतर संघर्ष रहा, जिससे 11वीं सदी के आरंभ तक यह राज्य दुर्बल हो गया। उसके सामंत बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्य उसके आधिपत्य से मुक्त हो गए। इस वंश का अंतिम राजा राज्यपाल था, जिसके समय में इस राज्य पर महमूद का आक्रमण हुआ। बंगाल में पाल वंश का राज्य था। इस वंश का जो महमूद का समकालीन शासक था वह था महिपाल प्रथम, और उस समय उसकी शक्ति दुर्बल थी। उसका राज्य छोटा हो गया था और राजेंद्र चोल के आक्रमण ने बंगाल को छत बिछत स्थिति में छोड़ दिया था। दूर होने के कारण वह महमूद के आक्रमण से बच गया। गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड में भी स्वतंत्र राज्य थे। दक्षिण भारत में परवर्ती चालुक्य और चोल वंश के शक्तिशाली राज्य थे। इनमें से प्रत्येक राजवंश शक्तिशाली था, परंतु वे आपस में संघर्ष कर रहे थे और उत्तर भारत की राजनीति में विशेष रुचि नहीं रखते थे। जिस समय महमूद उत्तर भारत को अपने पैरों तले रौंद रहा था, उस समय भी वे अपने ही
संघर्षों में व्यस्त रहे। भारत के ये सभी प्रायः राजपूत वंशों के राज थे और राजपूतों को प्राणों का मोह न था और न उनमें साहस और शौर्य की कमी थी, परंतु उनमें दूरदर्शिता और परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुकूल उठ खड़े होने का सर्वथा भाव रहा, जिसके कारण वे सभी बार बार महमूद से पराजित होते रहे और अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक कारण देखा। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो उसमें भारत की जो स्थिति थी सामाजिक दृष्टि से भी दुर्बल थी। जाति उपजातियों का विभाजन, इस स्त्रियों की अवनत स्थिति या निम्न स्थिति, फिर अनैतिक आचार विचार इस बात के प्रमाण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसे अंत्येश पुकारते थे। उन्हें समाज के किसी भी वर्ग में स्थान प्राप्त न था। चमार, जुलाहे, मछली पकड़ने वाले, टोकरी बुनने वाले, शिकारी आदि इस वर्ग में सम्मिलित थे। अल-बुरूनी जो समकालीन इतिहासकार था, अल-बुरूनी के अनुसार हम देखें तो यह 2 भागों में विभाजित थे। उच्च वर्ग जिन्हें भाग्यशाली माना जाता था और निम्न वर्ग जिन्हें कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। अर्थात अल-बुरूनी ने समाज में 2 वर्गों की स्थिति को स्वीकार किया कि उच्च वर्ग जिन्हें भाग्यशाली माना जाता था, निम्न वर्ग जिन्हें कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। इनमें से निम्न स्तर हादी, डोम, चंडाल, बघाटू आदि वर्गों का था जो सफाई और स्वच्छता के कार्यों में लगे हुए थे। परंतु इन्हें नगरों और गांवों से बाहर रहना पड़ता था। वैश्यों तथा शूद्रों को वेद और धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार न था। यदि इनमें से कोई ऐसा करता था तो अल-बुरूनी के कथनानुसार उसकी जबान काट ली जाती थी। समाज से पृथक वर्गों की स्थिति का अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति तो वैश्यों और शूद्रों से भी निम्न थी। जो समाज से पृथक वर्ग थे अर्थात अंत्यज वगैरह, उनकी स्थिति वैश्यों और शूद्रों से भी निम्न थी। जाति प्रथा के कारण भारत का समाज उच्च नीच की भावना से विषाक्त था तथा ऐसे विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था जिनमें एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना थी। जाति बंधन उस समय तक कठोर हो गए थे। जाति परिवर्तन और अंतर्जातीय खान पान तथा विवाह संबंध संभव नहीं थे। स्त्रियों की स्थिति निरंतर गिरती जा रही थी और उनका स्थान पुरुष की भोग्या मात्र बनता जा रहा था और वो भोग की वस्तु समझी जाने लगी थी। उच्च वर्णों में बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलित हो चली थी और विधवाओं के विवाह संभव न थे। इस प्रकार हम देखते हैं तो जो सामाजिक स्थिति थी वह प्रगतिशीलता को कहीं भी धारण नहीं कर रही थी। जब समाज के एक बड़े वर्ग को अंत्यज और शूद्र इत्यादि के रूप में देखा जाए तो वह समाज कितना प्रगति करेगा यह तो स्वाभाविक रूप से सभी समझ सकते हैं। तो जो जाति व्यवस्था थी, अगर मध्यकाल में इस तरह की जाति व्यवस्था का ही चलन है कि प्राचीन और मध्यकाल से होते हुए आज भी जाति व्यवस्था एक समाज का कोढ़ बना हुआ है और समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह का तो कोटि वर्ग बंटवारा अब समाप्त हो गया क्योंकि संविधान का शासन है। लेकिन जो जनरल SC, ST, OBC इत्यादि का जो वर्गीकरण है इसको भी कहीं ना कहीं उसी रूप से जोड़ा जा सकता है। फिर अगर हम देखें समाज की स्थिति हो गया तो धार्मिक स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो धार्मिक दृष्टि से गिरावट हम उस समय देखते हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में अनाचार फैल गया था। धर्म की मूल भावना लुप्त हो गई थी और उसका स्थान कर्मकांड ने ले लिया था। वाममार्गी संप्रदाय लोकप्रिय हो गए थे, मुख्यतः बंगाल और कश्मीर में। सुरापान, मांस का प्रयोग और व्यभिचार इन वाममार्गी अनुयायियों की धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित थे। इनका प्रभाव समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ रहा था। बौद्ध विहार, मठ और हिंदू मंदिर अनाचार और भोग विलास के अड्डे बन गए थे। मंदिरों में देवदासियों
अर्थात अविवाहित लड़कियों जो देवताओं की पूजा के लिए रखी जाती थी कि प्रथा भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बन गया था। ऐसी ही स्थिति बौद्ध विहारों और मठों की थी। शिक्षा संस्थाएं भी इस भ्रष्टाचार से मुक्त न रहीं। विक्रमशिला के महान विद्यालय के एक विद्यार्थी के पास शराब की बोतल पाई गई, जिसके बारे में उसने बताया कि वह उसे एक भिक्षुणी ने दी थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उस विद्यार्थी ने अनाचार या दंड पाने के योग्य कोई कार्य किया था या नहीं, इस प्रश्न को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों में मतभेद हो गया था। शासक और शिक्षित वर्ग पर अनैतिकता का यह प्रभाव देश की दुर्बलता के लिए पर्याप्त था। धर्म, जो सत्कर्म, त्याग, देश प्रेम और मनोबल की वृद्धि में सहायक हो सकता था, उस समय अनाचार, भोगविलास और आलस्य का कारण बना हुआ था। समाज और धर्म की यह स्थिति भारत की सांस्कृतिक विलासिता का भी कारण थी, और कला और साहित्य दोनों ही उस समय की दशा के अनुकूल बन गए थे। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि से भी लालित्य और भोग विलास की प्रवृत्ति का आभास होता है। साहित्य में कुटनी, मतम और समय मात्रक यानी वेश्या की आत्मकथा उस समय की साहित्य की प्रतीक मात्र थी। खजुराहो, पुरी आदि के मंदिर और मूर्तियाँ उस समय की कला की रुचि का प्रतीक थी। इस तरह हम उस समय के सामाजिक और धार्मिक अगर स्थितियों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि समाज में प्रगतिशीलता के तत्व खत्म थे और अनैतिक, अनाचार, व्यभिचार इत्यादि के का जो वातावरण एक तरह का पैदा हो रहा था, वह किसी भी रूप में उस समाज को प्रगतिशील नहीं बना सकता था। और बिना प्रगतिशील समाज हुए किसी अगर विदेशी ताकत से सामना हो जाए तो उसमें पराजय निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि जब जनता में आत्मबल ही नहीं रहेगा, मनोबल ही नहीं रहेगा, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति वह उत्कट लगाव नहीं रहेगा, तो वह विदेशी ताकतों से हार जाएगा, पराजित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अगर हम सैनिक दृष्टि से भारत के उस समय महमूद गजनी के आक्रमण समय की स्थिति की चर्चा करें, सैनिक स्थिति, तो सैनिक दृष्टि से भारत ने अपने शस्त्र और युद्ध शैली में सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वह उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रति बहुत ही उसका सकारात्मक रवैया उस समय के शासकों का नहीं रहा, और न ही उन ताकतों से निपटने के लिए अपने युद्ध शस्त्र और युद्ध कौशल और युद्ध शैली में उन्होंने परिवर्तन किया। भारतीय उस समय भी हाथियों पर निर्भर करते थे। तलवार, कटार और भाला उनके मुख्य हथियार थे तथा उनकी युद्ध शैली रक्षात्मक अधिक आक्रामक कम थी। उत्तर पश्चिम सीमा पर भारतीयों ने न तो किले बनवाए थे और न ही किसी अन्य रक्षा पक्ति का निर्माण किया था, जबकि उसी दिशा से आक्रमण का भय रहता था। इस कारण सैनिक दृष्टि से भारत दुर्बल था। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और सैनिक दृष्टि से भारत दुर्बल था। उसकी इस दुर्बलता का एक मुख्य कारण यह भी था कि भारत ने विदेशों से कुछ सीखने का प्रयत्न नहीं किया। भारतीयों ने विदेशों के, मुख्यतः अपने सीमावर्ती देशों के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सैनिक परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं दिया। इस कारण उनमें अज्ञानता और दम्भ दोनों भावनाओं की उत्पत्ति हुई और वे अपनी उन्नति के प्रति असावधान हो गए। इस संबंध में महमूद गजनवी के समय भारत में आने वाले विद्वान अल-बरूनी का विचार हमारी आंखें खोलने वाली हैं। अल-बरूनी ने हिंदू दर्शन, धर्म और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। वह यहाँ के दर्शन और अन्य बहुत सी बातों से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ था, परंतु उसने लिखा था, हिंदुओं का यह विचार है कि हमारा जैसा देश, राष्ट्र, धर्म, राजा और विज्ञान संसार में कहीं नहीं है। उसने लिखा, हिंदू यह नहीं चाहते थे कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए। इस प्रकार अल-बरूनी ने हिंदुओं को संकीर्ण विचारों का बताया। यद्यपि उसने यह भी लिखा है कि हिंदुओं के पूर्वज अपने इतने संकीर्ण विचारों के न थे। इस प्रकार भारतीयों ने अपनी प्रगति के मार्ग को स्वयं अवरुद्ध कर लिया था। लेकिन एक महत्व की बात यह है कि हम उस समय की आर्थिक स्थिति की अगर चर्चा करें तो भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। विस्तृत उपजाऊ भूप्रदेश और खनिज पदार्थ उसकी संपन्नता के लिए उत्तरदायी थे। विदेशी व्यापार भी अच्छा था, परंतु आर्थिक संपन्नता के साथ साथ भारत में गंभीर आर्थिक असमानता भी थी। देश की संपत्ति कुछ विशेष वर्गों के हाथों में संचित हो गई थी। राज परिवार और व्यापारी वर्ग के अतिरिक्त मंदिर में भी धन के खजाने छुपे हुए थे। विदेशी आक्रमणकारी के लिए कुछ विशेष स्थानों पर संचित यह धन लालच का कारण था और भारत की दुर्बलता उसके लिए एक प्रेरणा थी।
भारत की जो संपत्ति एक दुर्बल व्यक्ति की संपत्ति के समान थी, जो जिसको हथियाने के लिए कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति लालच कर सकता था, और महमूद गजनवी ने ऐसा ही किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के समय कि भारत की जो स्थिति थी वह इस अनुकूल न थी कि विदेशी आक्रांताओं की से अपनी रक्षा कर पाती। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।